नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीतू कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों आज हम लेखपाल के पूछे गए सही प्रश्नों का हम जो है हल कराएंगे, यानी पूछे गए 100 प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल कराएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और 100 क्वेश्चन को आप देखिए और आप थोड़ा से अपने आप को जांचिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस प्रकार के आज का परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप अंत में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला ऑप्शन लिखा है कि उसे मृत्युदंड की सजा हुई। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि आपका विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। और तीसरे ऑप्शन लिखा है यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। और चौथे ऑप्शन लिखा है मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपको अशुद्ध बताना है। और ऑप्शन नंबर ए आपका दिया पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया पहला तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी आपका दिया है कि दूसरा तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी दिया है आपका पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी कि चारों। ठीक है, तो आपको हम बता दें इसमें से जो आपका देखिए उसे मृत्युदंड की सज़ा हुई, ये भी गलत है, यानी पहला गलत है। और तीसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये भी गलत है आपका। और मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, और इसमें सही आपका केवल है ऑप्शन नंबर दूसरा, लेकिन आपको गलत बताना था, इसलिए पहला तीसरा और चौथा जिसमें जिस भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है कि पहला तीसरा और चौथा, जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी क्रम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खग जाने खग ही की भाषा, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन में ए था आपका पक्षियों की भाषा जानना। बी ऑप्शन में दिया है कि प्रवृत्ति समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहारते हैं। और सी में दिया है पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं। डी में आपको दिया है कि पक्षियों की तरह बोलना। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। इस जो आपका दिया गया है खग जाने खग की भाषा, यही सही होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। आगे देखिए आपका कारक से है, यानी हरि मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है। तो इसमें बता दें इसमें संप्रदान कारक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, संप्रदान कारक। आगे देखिए आपका पूछा है कि अरुण शब्द का अनेकार्थी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया था सूर्य और गुलाबी। ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। ऑप्शन सी में दिया सिंदूर और आँख। ऑप्शन डी में दिया है सूर्य और नवीन। तो इसमें आपको बता दें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा और इसमें प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर अरुण का अनेकार्थी शब्द होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि किस भाग में अशुद्धि है। ठीक है, ऑप्शन ए पूछा है आज की, ऑप्शन बी में है सभा में, ऑप्शन सी में दिया है अनेकों लोग, ऑप्शन डी में दिया है उपस्थित थे। तो इसमें आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका जो है क्या होगा, सही होगा। इसमें अशुद्धि यही में है, क्योंकि अनेकों लोग नहीं होता है, अनेक लोग होता है। ठीक है, यानी अनेकों का शब्द नहीं प्रयोग किया जा सकता वाक्य में। चलिए इसी क्रम बढ़ते हैं हम जो है अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में देखिए पूछा है तत्सम शब्द। ठीक है, देखिए आपको तत्सम शब्द बताना है, तो आपको बता दें कि आंसू शब्द एक क्या है, तद्भव है। आँख शब्द क्या है आपका है, एक तद्भव है। और आशीष शब्द जो है आपका ये भी तद्भव है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है अक्षर दिया है, यही आपका जो है क्या है, अक्षर, यही एक तत्सम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन में यानी प्रश्न संख्या 7 से 11 के उत्तर दीजिए। यानी इसमें लिखा है कि अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अनुच्छेद इतना बड़ा दिया है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना था। तो इसमें आपको बता दें पूछा पहला क्वेश्चन की मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं इसका अर्थ कहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यानी ये देखिए आपका अनुच्छेद है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है, देखिए मनीषियों ने असफलता को ही सफलता की कुंजी बताया। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा है ना, मनीषियों
ने असफलता को भी सफलता की कुंजी बताया है, इसलिए देखिए आपके इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। यानी मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, असफलता को कहा है। ठीक है, आगे देखिए 8 में पूछा है कि असफल व्यक्ति का अर्जित करता है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो पहला ऑप्शन अपयश, अनुभव की संपत्ति, और सी धन दौलत, और डी आपका आशा के पुष्प। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके जो अनुच्छेद दिया है उसमें साफ साफ लिखा है कि अनुभव की संपत्ति जो है अर्जित करता है। ठीक है, इसी क्रम बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे आप मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। पहला है निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। तो इसमें आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें सब यानी सब सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे जीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जीवन की सार्थकता किसमें है। ठीक है, हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, दूसरों से अपना काम निकालने में। ठीक है, तो इसमें जो आपको बता दें हम ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ठीक है, चलिए फिर इसी क्रम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तरफ। इसमें लिखा है कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, जो परिश्रम से भी चुराते हैं, जो नित्य व्यायाम नहीं करते, जो धन दौलत नहीं कमाते हैं। ठीक है, डिम दिया। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, ऐसे लोग जो है धीरे धीरे उनका जीवन बोझ बन जाता है। ठीक है, ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था कि 7 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन अनुच्छेद को पढ़ करके देना था, जो कि हमने आपको बाखूबी बताया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 तरफ। इसे पूछा है अपना पराया किस समाज का उदाहरण है। तो इसमें जो है द्वंद्व समाज का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पहला है पत्र धन अलय, बी आपका दिया मर्ड प्लस आसन्न, और सी आपका दिया है वीर प्लस अंगना, और डी आपका दिया है यथा प्लस आर्थ। ठीक है, इसमें आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, बाकी सब जो है आपके गलत होंगे। ठीक है, पत्र धन आलय होता है, ये जो है पत्र धन आलय होता है इसलिए यह गलत है, पत्र धन आलय होता है इसलिए यहाँ पर गलत है। और इसमें देखिए यहाँ पर मरण धन आसन्न होता है, लेकिन आसन्न दिया है। ठीक है, इसमें देखिए यथा धन अर्थ होता है। ठीक है, इसलिए यह गलत है, और इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, इसलिए 13 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे है 14 नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखेंगे कब्र में पैर लटकना, इसके मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपको बता दें इसमें कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन दिया है मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, इसमें जो है मृत्यु के समीप होना ही सही होगा। ठीक है, चलिए फिर इसी क्रम में बढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें पूछा है कि सलाखा का तद्भव क्या है। सलाखा का तद्भव बता दें, ये सलाई होता है, सलाई तद्भव है, और सलाखा क्या है, तत्सम है। ठीक है, चलिए इसमें पूछा है कि आनंद शब्द की उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आनंद का शब्द का उचित पर्यायवाची बता दें आपको, मोद और हर्ष होता है। क्या होता है, मोद और हर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों का विचार कीजिए। यानी इसमें क्या है, अधोगति और उज्ज्वल, जो कि गलत लिखा है। इसमें आपको सही बता दें तो हम ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी विस्मरण और हितैषी, इसे 3 और 4 सही होगा, जिस भी ऑप्शन में है वो सही होगा। ठीक है, तो 17 का सी सही होगा, 17 का सी मतलब 3 और 4 सही है। ठीक है, इसी क्रम बढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग नहीं है, चलिए आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर एम दिया यामा, जो कि स्त्रीलिंग है इसलिए गलत है। योजना बनाई जाती है इसलिए स्त्रीलिंग है, ये भी गलत है। भिक्षा मांगी जाती है इसलिए अभी स्त्रीलिंग है, गलत है। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 18 का डी सही है, संबल स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ। 19 में दिया किस विकल्प में सही विलोम युग में है। ठीक है, तो आपको बता दें कि देखिए सांझ का दोपहर दिया है संबंध, कृपण का दाता और सुख का शूद्र से, और डी का प्रसन्न का प्रफुल्ल। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, कृपण का दाता होता है। ठीक है,
यानी कृपण का जो विलोम दाता होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। 20 में देखेंगे जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है, तो इसमें आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यमराज इसमें होता है। ठीक है, जीवन पति का समानार्थी शब्द जो है यमराज होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, अतीन्द्रिय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, विवाह शब्द जो है पुल्लिंग होता है। ठीक है, अब देखिए 23 में पूछा है कि पंखा का बहुवचन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, पंखे यानी पा के ऊपर अंक की बिंदी, खा रहेगा उस पर एक ही मात्रा होगा। ठीक है, तो पंखे होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जानते हैं दुग्धन शासन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, दुग्धन शासन होता है। 25 में पूछा है कि निम्न में से, यानी क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो आपको बता दें हम ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, लालायित जो है सही है, बाकी भाग्यवान, रामायण और वाल्मीकि गलत लिखा है। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए अब मैथ स्टार्ट हो गया है और पूछा है कि 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। आपको हम बता दें यदि किसी भी संख्या में कोई भी संख्या जोड़ा जाए या कोई भी संख्या घटाया जाए या कोई संख्या गुणा किया जाए या कोई भी संख्या मतलब भाग दिया जाए, तो उसके जो है माध्य में वही चीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, यानी माध्य आपका कितना दिया है, 30 दिया है, और प्रत्येक में आप कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, आपका 33 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, यानी 33 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कि 3 4 4 3 6 7 7 7 4 3 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जिस संख्या अधिक बार आपका रिपीट हुई वही तो बहुलक कहलाएगी। इसमें देखेंगे आप 3 जो है सबसे अधिक बार आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, यानी 3 सही होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 13 15 12 21 10 14 12 की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आप जो है इसको बढ़ते क्रम में लिख करके जो बीच वाली संख्या होगी वही माध्यिका कहलाती है। ठीक है, आप कहेंगे तो हम मैथ का सॉल्यूशन जो एक अलग वीडियो में बना करके दे देंगे। ठीक है, केवल मैथ ही रहेगा उसमें। ठीक, और आपको मिल जाएगा मैथ का सॉल्यूशन अलग से। ठीक है, चलिए इसमें आपको बता दें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, इसमें आंसर जो है 13 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ। 29 में पूछा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार आपका क्या दिया है, 18 दिया है। तो आपको हम बता दें कि अगर आधार आपका 18 दिया है तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं, इसलिए 18 गुणे 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 34। ठीक है, तो 34 सेंटीमीटर 18 गुणे 3 करेंगे तो आपका 54 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और फिर चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि 18 + 15 भागे 3 और गुणे आपका दिया है 9। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो 3 का भाग 15 में करेंगे 5 बढ़ जाएगा, और 5 से गुणा इसमें करेंगे तो 9 × 5 = 45, और 45 में 18 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 63। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यदि मज़ा आ रहा हो तो भाई दोस्तों के साथ शेयर कर चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, आपको बंटन दिखाई दे रहा है, वर्ग जो है 10 12 ऐसे करके दिया है, आप देख लीजिए, इसका आंसर बताना है। देखिए इसका हम वीडियो में जब मैथ का वीडियो बनाएंगे तो हम इसमें आप बता देंगे। ठीक है, तो इसमें जब आप बता दें क्या सही रहेगा, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 19 और 21 इसमें सही होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे तो आपको पहले देखिए इस तरह से गुणनखंड करना है, जो देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, करेंगे तो आपको देखिए तब आप जब निकालेंगे तो इसका माना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6096। ठीक है, आपको हम बता देंगे मैथ वाली वीडियो में, आप घबराइए नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे देखेंगे। 33 में लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका 11 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको बता दें इसमें जो आपका आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा और 132 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से 38। यानी देखिए 34 से 38 जो है दिए गए ग्राफ से हमको आंसर इसका निकालना है, यानी कि 34 से 38 तक के। ठीक है, नीचे दिया गया बार ग्राफ। ठीक है, यानी 1991 से 1999 तक का एक कंपनी की कमाई मिलियन में दिया गया है। इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको भी हम मैथ वाली वीडियो में बता देंगे, बहरहाल इसका आंसर आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें पूछा है कि ऑप्शन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि 1997 से 98 में कंपनी की आय 1994-95 कितनी गुना थी। ठीक है, तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 1.5 गुना। ठीक, अब चलिए इसमें देखा 35 में दिया है कि 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो आपको हम बता दें इसमें जो है आपका 125% था। ठीक है, 125%। घबराइए ना, इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है, इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 5:3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 देखेंगे तो इसमें लिखा है कि थोड़ा सा देखिए साफ दिखाई दे रहा है, कोशिश कीजिए देखने की। तो 1994-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या था। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो आपको बता देंगे। फिलहाल इसको आगे देखिए। 1997-98 कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी, और तो आपको इसको भी हम सॉल्व कराएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, घबराइए मत, मैथ का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। और हाँ, बाकी जो वही अभी पोर्शन बचा है, मतलब कि ग्रामीण परिवेश से है, अभी आपका करंट अफेयर से, जीके जीएस से, अभी आपको सब वीडियो मिलेगा आगे, सब क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। ठीक है, वीडियो में देखिए ये में लिखा है कि हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र एक प्रकार का होता है, तो आपको बता दें आवृत्ति आरेख होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए पूछा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको हम बता दें इसमें देखिए संदेहास्पद है, लेकिन आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 2 गुना। ठीक है, तो 40 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 गुना। चलिए आगे देखिए आपका है फिर बारंबारता से क्वेश्चन है, तो बारंबारता के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे गणित वाले वीडियो में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें द्विघात समीकरण पूछा है, इसके मूल पूछा है। तो x² - 4x - 1 बराबर 0, यानी कि x² - 4x - 1 बराबर 0 दिया है। इसके मूल क्या होंगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, यानी कि 2 धन माइनस आपका आ जाएगा रूट में 5, यानी कि 2 + - रूट में 5, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में इसमें दिया कि अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो। ठीक है, इसको बता दें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3380 आएगा। ठीक है, 3380 आएगा। इसका भी वीडियो आपको मैथ वाले वीडियो में मिल जाएगा, इसका भी जो हल आपको मैथ वाली वीडियो में मिल जाएगा, घबराइए मत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन का 30% वृद्धि मिली, जबकि मोहन के अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। तो वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत का अधिक है। ठीक है, तो इसको आपको बता दें, इसमें जो है आप सॉल्व करेंगे तो आपको 11% आएगा। ठीक है, 11%। ठीक, चलिए आगे आपको पूछा है कि त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABCB यानी कि ABC में B समकोण है और AB बराबर आपका 12 दिया है, AC बराबर आपका दिया है क्या 13, तो BC ज्ञात करना। तो आपको बता दें ट्रिपलेट है, 12 13 जहाँ पे दिख जाए तो आप तुरंत क्या करिए, वहाँ पर आपको 5 मानना है, क्योंकि 5 12 13 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। दो संख्याओं का HCF 11 और LCF
एलसीएम आपको अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं, दो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपको बताएंगे। इसमें आप ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। जब मैथ में पढ़ाएंगे उसमें वीडियो आपको बता देंगे इन सभी क्वेश्चनों का हल, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई क्या होगी आपको बताना है वीडियो में, ठीक है। तो इसका भी आपको आंसर जो है परफेक्ट आंसर आपको हम वीडियो में बता देंगे मैथ वाले में, ठीक है। तो घबराइए मत इसको। सम चतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका आंसर जो है बी सही होगा, 360, ठीक है। इसका आंसर 360 सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होता है, तो आपको बता दें बंद आकृति होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। एक यानी फिर से एक बार देख लीजिए, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होता है तो बंद आकृति का होता है, ठीक है। ये था आपका 49। ये देखिए आपका है 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन लघुत्तम समापवर्तक से है, 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम, ठीक है। तो ऊपर का जब आप लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 12 आ जाएगा और नीचे का आप मासा निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी में 12 दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में 12 दिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। चलिए भैया पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 तरफ। 51 देखिए पूछा है कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। उस समय वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 तरफ बढ़ते हैं। देखिए 52 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, 52 पूछा है कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बता दें हम चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में BC राय पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 तरफ। 53 पूछा है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, पंचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवीं पंचवर्षीय योजना में आपके रोलिंग प्लान लागू किया गया था, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, साबरमती से, ठीक है। साबरमती से दांडी तक इन्होंने नमक सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 तरफ। 55 पूछा है कि सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का समापन किया गया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है कि भारत ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी, तो आपको बता दें प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि कहलाता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व राज्य के जो है शामिल हैं, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, 36 से 51। 57 बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 तरफ। 58 पूछा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कृषि पर आधारित है, ठीक है। किस पे, कृषि पर आधारित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप जो है 59 की तरफ। 59 में लिखा है सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, NH2 जो है सबसे लंबी राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, ठीक है। इसी क्रम बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 में पूछा है कि निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो आपको बता दें थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, यानी 8 राज्यों के साथ जो है यह सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए फिर इसी क्रम बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि निम्न में से
किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा। वाराणसी को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर ऐसा है जिसको मंदिरों के नाम से, मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, वाराणसी। 63 में दिया है कि उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, लखनऊ। लखनऊ में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 में पूछा कि निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 में पूछा आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ईमेल अटैचमेंट खोल करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 तरफ। 66 में देखिए आपका है बांध और नदी से है, इसको मिलान करना है। तो आपको बता दें 66 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए इसी क्रम बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वत में एवरेस्ट बेस कैंप EBC का फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो आपको बता दें रिधम ममानिया ने जो है ये सबसे कम उम्र के हैं जो एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और प्राणों को कैसे लाभ होता है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी, ठीक है। प्रदूषण और खपत में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसे कहा गया था? यानी सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक। इसी क्रम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरह। 70 में दिया है कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम का, यानी किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, हैदराबाद इसमें सही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बढ़ते हैं 71 तरफ। 71 में दिया है किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ब्रिक्स की जो है 2022 मई में जो है चीन ने अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है कि EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT का फुल फॉर्म होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कनाडा में बाफिन द्वीप स्थित है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 तरफ। 74 में दिया क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, अनुच्छेद 19 के तहत भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है निहित है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 में दिया है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो आपको बता दें जिस भी भारत के राज्य में जनसंख्या कम होगी उसमें लोकसभा की सीट कम होगी। तो सिक्किम की जनसंख्या कम है, वहाँ वाजिब है कि आपकी लोकसभा सीट भी कम ही होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सिक्किम। चलिए 76 में पूछा है कि भारत सरकार की निम्न में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करती है? तो आपको बता दें हम इसमें जो है आपका जो है एनसैप सही होगा, ठीक है, एनसैप, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 77 में दिया है कि निम्न में से कौन सी योजना के तहत किसी भी, ये देखिए आपका आ गया है क्या नाम है, ग्रामीण परिवेश का क्वेश्चन, ठीक।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने की इच्छुक हैं। ठीक है, तो इसे आपको बता दें, इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको कहते हैं मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा के तहत 100 दिन का काम सरकार आपको देती है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि भारत सरकार के निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव है। तो 78 का ऑप्शन जो है, 78 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, SGRY। ठीक है, चलिए फिर इसी क्रम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 में लिखा है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है। आपको बता दें, पंचायती राज परीक्षण संस्थान मेरठ में, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है स्थापित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। 80 में देखिए क्या लिखा है। 80 में साफ साफ लिखा है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है। तो आपको बता दें, यह है प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और आई होप आप लोग पेपर अच्छे से दिए होंगे, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं था और ग्रामीण प्रवेश से जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है योजना से। तो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करते चलिएगा। ठीक है, ताकि सबको जानकारी मिल जाए कि लेखपाल में इस बार कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, चलिए फिर इसी क्रम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 क्वेश्चन में दिखा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को निश्चित करता है। आपको बता दें, जहाँ भी उत्तरजीविता की बात है, उत्तरजीविता, तो आपको तुरंत मार देना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए इसी क्रम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। इनमें लिखा है कि RRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, 2003। ठीक है, 2003। अब देखिए आ गया बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया है। आपको अगर केवल पूछा होता स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो आप 2014 मारते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। लेकिन ये आपका पार्ट 2 है, यानी चरण 2 है, तो यह 2020 में शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है। तो आपका ई स्वास्थ्य की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, उत्तर प्रदेश HMIS यानी स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 में दिया है कि भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का फूड फार्म का होगा, यानी FFS का पूछा है, यानी FFS का पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है। तो आपको बता दें, फार्मर फील्ड स्कूल होता है, फार्मर फील्ड स्कूल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, फार्मर फील्ड स्कूल इसका फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 तरफ। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिसंकल्पना है या परिकल्पना है। ठीक है, तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है धुआं मुक्त, यानी देखिए आपका गैस सिलेंडर मुफ्त में और चूल्हा प्रोवाइड करने वाला योजना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 तरफ। 87 में देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन जो है भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की सुरक्षा पुनर्वास पुनः उत्पन्न कराना है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास एजेंसी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास एजेंसी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में दिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार को रोकथाम और बचाव पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो आपको बता दें, यह योजना क्या आजीविका योजना। ठीक है, आजीविका योजना के तहत है। ठीक है, तो 88 का आपका बी सही है।
ग्रामीण क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आपको बता दें यह योजना क्या थी? यूपी मातृभूमि योजना। ठीक है, यूपी मातृभूमि योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 90 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों से महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ट्रेड योजना जो है आपकी महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। ठीक है, चलिए बचे हुए 10 क्वेश्चन को हम कराते हैं आगे, तो बहुत ही मजा आएगा आपको। चलिए देखिए आगे। 91 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों की शिल्प कलाओं की क्षमता को क्या करता है? निर्माण करता है। आपको बता दें उस्ताद योजना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, पारंपरिक कलाओं शिल्पों संरक्षण का अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता का निर्माण के लिए उस्ताद योजना बनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन तरफ। 92 क्वेश्चन लिखा है कि सौर वोल्टिक फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट यानी 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र होंगे? ठीक है, तो इसमें आपको बता दें ऑप्शन जो है आपका 30% सही होगा। ठीक है, 30%। ठीक, तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 तरफ। इसमें लिखा है कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती थी, वह थी 30,000। इसको तो सभी जानते हैं, 30,000 कन्या विद्याधन। ठीक है, 30,000। अब देखिए 94 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभाल रहा है? तो आपको बता दें ये जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। सी जो है नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। 95 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करने का है? ठीक है, तो आपको बता दें जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है ये सब करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। आपको 96 लिखा है स्वच्छ भारत मिशन को निम्न में से किस मंत्रालय विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ की बात कर दें तो आपको पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 97 नंबर। 97 में क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? ठीक है, तो ये आपका है स्वामित्व योजना, यानी स्वामित्व है जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक ना। अब देखिए 98 में लिखा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये सब कार्य किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 99 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल का सशक्त बनना था? ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना जो है कि महिलाओं के लिए था। ठीक है, स्व सहायता मॉडल सशक्त बनाना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 99 का ए सही है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल का सशक्त बनाना था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 जो कि यह अंतिम क्वेश्चन है और
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो आपको बता दें, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, SGRY। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी भाई पता चल जाए भाई कि लेखपाल में इस बार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने थे, ताकि उन्हें भी एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए कि आगे जो हम एक उचित तैयारी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो बस इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल से हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।